कहानी की शुरुआत में हम एक सुनसान जगह को देखते हैं जहां किसी इंसान का नामो निशान तक नहीं होता। इसी जगह के एक स्टोर में एक फैमिली आराम आराम से जरूरत की चीजें इकट्ठा कर रही थी। सब बिल्कुल आराम से कोई भी चीज उठाते हैं ताकि कोई आवाज ना आए, जैसे आवाज से कुछ बहुत गलत हो जाएगा। माँ एमिली आराम से मेडिसिन उठाती है और अपने बेटे टिम को देती है क्योंकि वो बीमार होता है। इसी बीच सबसे छोटा और प्यारा बेटा बोव एक टेबल पर चढ़कर एक टॉय उतारने की कोशिश करता है। इसी बीच टॉय नीचे गिर जाता है, लेकिन वो नीचे गिरे इससे पहले ही बेथ उसे पकड़ लेती है और आराम से सामने रख देती है। बेथ अपने पिता ईथन के पास जाती है जो उसे एक डिवाइस दिखाता है और इशारे में कहता है, इससे तुम्हारे कान की मशीन बनाने में मदद मिलेगी। एमिली वहां आती है और कहती है, हमें अब घर जाना चाहिए क्योंकि रात होने वाली है। तभी बोब फिर से वो टॉय लेकर उनकी तरफ बढ़ने लगता है। ये देखकर पूरा परिवार डर जाता है क्योंकि वो टॉय आवाज कर सकता था जिससे कुछ बहुत बुरा हो जाता। ईथन आराम से बोव के हाथ से वो टॉय लेता है और उसके अंदर से बैटरी निकालकर उसे टेबल पर रख देता है और बोव को कहता है, हम इसे अपने साथ नहीं ले जा सकते क्योंकि इससे आवाज आ सकती है। इतना कहकर सब स्टोर से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन बेथ जो अपने छोटे भाई को उदास नहीं देख सकती, वो चुपके से बोव को वो टॉय दे देती है। लेकिन उसे यह नहीं पता होता है कि बोव ने चुपके से टॉय की बैटरी भी उठा ली है। अब वो सब घर की तरफ जाने लगते हैं। उन्होंने घर के पूरे रास्ते में रेत बिछाई होती है ताकि पांव की भी आवाज ना आए, जैसे आवाज से कोई बहुत खतरनाक चीज आ जाएगी। कुछ देर बाद सब एक ब्रिज के पास पहुंचते हैं और वहीं बोव जो सबसे पीछे होता है वो टॉय में बैटरी डाल देता है जिससे टॉय आवाज करने लगता है। बेथ जो सुन नहीं सकती उसे कुछ पता नहीं चलता है, लेकिन ईथन और एमिली को जब आवाज आती है तो वो पूरी तरह डर जाते हैं। ईथन तेजी से बोव को बचाने के लिए भागता है, लेकिन उससे पहले कि जंगल से तेज रफ्तार में एक खतरनाक मॉन्स्टर आता है और ईथन की आंखों के सामने उसके बेटे को उठाकर ले जाता है। इसके बाद 1 साल गुजर जाता है और यह फैमिली इन मॉन्स्टर्स की दुनिया में जीना सीख लेती है। ईथन अपने बेसमेंट में इन मॉन्स्टर के बारे में रिसर्च करता रहता है, जिससे उसे पता चलता है इस इलाके में 3 मॉन्स्टर हैं। साथ ही वो अंधे हैं, यानी देख नहीं सकते, और साथ ही उनकी बॉडी बहुत मजबूत है जिससे उन्हें मारना और भी मुश्किल हो जाता है। ईथन घर के चारों तरफ कैमरा लगा देता है ताकि हर तरफ नजर रखी जा सके। उसने सारा अनाज इकट्ठा करके एक बड़ी सी टंकी में रख दिया है, लेकिन उनके लिए एक नया चैलेंज आने वाला है क्योंकि एमिली को बच्चा होने वाला है और जब भी वो होगा तो वो बहुत जोर जोर से रोएगा क्योंकि बच्चे हमेशा रोते हैं। लेकिन इसका भी इंतजाम ईथन ने कर रखा है। उसने एक बॉक्स बनाया है जिसके अंदर वो बच्चे को रख सकेंगे। रात को सब एक साथ बैठते हैं और डिनर करते हैं। डिनर के बाद जब बेथ और टिम खेल रहे होते हैं तो अचानक टिम के हाथ से एक लैंप गिर जाता है जिससे एक काफी ऊंची आवाज पैदा होती है। ईथन जल्दी से आग को बुझाता है और सबको खामोश रहने का इशारा करता है। तभी छत से कुछ आवाज आती है जिसे सुनकर पूरा परिवार डर जाता है। ईथन हिम्मत करता है और आगे जाकर देखता है और छत से 2 खरगोश नीचे उतरते हैं। उन्हें देखकर एमिली और ईथन चैन की सांस लेते हैं, लेकिन जैसे ही वो खरगोश थोड़ा आगे जाते हैं वो मॉन्स्टर उन्हें खत्म कर देता है। इसके बाद ईथन बेसमेंट में जाता है और बेथ के कान की मशीन बनाने लगता है। वो कई सालों से यह उसके कान की मशीन बनाने की कोशिश कर रहा है ताकि वो सुन सके। एमिली वहां आती है और ईथन को गले से लगा लेती है। ईथन इशारे में उसे कहता है, तुम बहुत ब्यूटीफुल हो, जिस पर एमिली मुस्कुरा देती है। एमिली ईथन को पकड़कर आगे लेकर जाती है और उसके कान में एक ईयरफोन लगाती है जिस पर गाना चल रहा होता है और दोनों एक पल के लिए डांस करने लगते हैं और एंजॉय करते हैं। अगले दिन बेथ आराम आराम से बेसमेंट में जाने लगती है क्योंकि वो अपने पिता के काम में मदद करना चाहती है। लेकिन तभी ईथन वहां आता है और बेथ को बाहर ले जाता है और कहता है, तुम अंदर नहीं जा सकती। असल में बोव को टॉय देने की गलती की वजह से ईथन अब बेथ पर भरोसा नहीं करता और उसे लगता है बेथ बेसमेंट में किसी मशीन का कोई बटन दबाकर आवाज पैदा कर देगी। ईथन बेथ को कान की मशीन देता है और कहता है, इस बार यह वाली काम करेगी। लेकिन बेथ मशीन लेने से मना कर देती है और कहती है, ये काम नहीं करेगी क्योंकि आप पहले भी मुझे बहुत सारी मशीनें दे चुके हैं। लेकिन फिर भी ईथन बेथ के हाथ में मशीन देता है और चला जाता है। इसके बाद ईथन टिम के पास जाता है और कहता है, टाइम आ गया है। यह सुनकर टिम डर जाता है और अपनी माँ को कहता है, मैं फादर के साथ नहीं जाना चाहता। एमिली टिम को कहती है, फिक्र करने की जरूरत नहीं, तुम्हारे फादर तुम्हारा ख्याल रखेंगे और वो इसलिए तुम्हें अपने साथ लेकर जा रहे हैं ताकि तुम शिकार करना सीख सको और जब मैं बूढ़ी हो जाऊं तो तुम मेरा ख्याल रख सको। ये सुनकर टिम अपने फादर के साथ जाने के लिए मान जाता है। जब वो दोनों जा रहे होते हैं तो बेथ वहां आती है और अपने फादर को कहती है, मैं भी आपके साथ आना चाहती हूँ। लेकिन ईथन उसे मना कर देता है और कहता है, तुम्हारी माँ को तुम्हारी जरूरत है।
अब इससे बेथ को गुस्सा आ जाता है और वो भागकर अपने रूम में चली जाती है, जबकि टिम अपने फादर के साथ चला जाता है। बेथ बहुत उदास हो जाती है क्योंकि उसे लगता है उसके फादर उससे प्यार नहीं करते और बोव की मौत का जिम्मेदार उसे ही मानते हैं। तभी उसकी नजर अपने फादर की नई मशीन पर पड़ती है और वो उसे चेक करने का फैसला करती है। बेथ अपनी पुरानी मशीन उतारती है और नई वाली लगाती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। ये वाली मशीन भी काम नहीं करती और बेथ को आवाज नहीं आती। इससे बेथ को और भी गुस्सा आ जाता है और वो अपना बैग पैक करके घर से निकल जाती है। कुछ देर बाद वो वहां पहुंचती है जहां से बोव को मॉन्स्टर ले गया था। बेथ टॉय निकालती है और उसकी साउंड वाली तार काट कर उसे ऑन करके उसे वहां रख देती है जहां से बोव को मॉन्स्टर ले गया था और खुद वहां सो जाती है। दूसरी तरफ एमिली अपने कपड़े वॉशिंग मशीन से निकालकर एक बोरी में डालती है और ऊपर ले जाने लगती है, लेकिन बोरी एक कील में फंस जाती है। एमिली जोर लगाती है और बोरी को छुड़ा लेती है, लेकिन इससे कील भी सीधी ऊपर हो जाती है और एमिली की नजर उस पर नहीं जाती। वो ऊपर जाती है और कपड़े तारों पर डालने लगती है। दूसरी तरफ ईथन टिम को लेकर एक झरने के पीछे जाता है और जोर से एक चीख मारता है। यह देखकर टिम घबरा जाता है, लेकिन ईथन उसे समझाता है फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। इस झरने की आवाज बहुत तेज है और इसकी वजह से वो मॉन्स्टर हमें सुन नहीं सकते। दोनों साथ बैठते हैं और टिम अपने फादर से पूछता है, क्या आप बेथ को बोव की मौत का जिम्मेदार मानते हैं? ईथन कहता है, नहीं, उसमें किसी की गलती नहीं थी। टिम कहता है, तो क्या आप अभी भी बेथ से प्यार करते हैं? ईथन कहता है, बिल्कुल करता हूं। टिम कहता है, तो आपको उसे यह बता देना चाहिए। इसके बाद दोनों घर वापस जाने लगते हैं। कुछ आगे जाने पर उन्हें एक बूढ़ा आदमी दिखता है और ईथन देखता है कि उसकी लवर को मॉन्स्टर ने मार दिया है। ये देखकर ईथन बूढ़े आदमी को खामोश रहने का इशारा करता है, लेकिन बूढ़े आदमी को अपनी लवर का बहुत दुख होता है और वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता और चिल्ला देता है। ईथन टिम को लेकर तेजी से भागता है और एक पेड़ के पीछे छुप जाता है। मॉन्स्टर तेजी से जंगल से आता है और उस बूढ़े आदमी को खत्म कर देता है। दूसरी तरफ एमिली की डिलीवरी का टाइम आ जाता है और वो बेसमेंट में जाने लगती है, लेकिन जैसे ही वो सीढ़ियों से नीचे उतर रही होती है, वो खड़ी हुई कील उसके पांव में घुस जाती है और उसी पल एमिली के हाथ में पकड़ी फोटो फ्रेम भी नीचे गिर जाती है। एमिली को बहुत ज्यादा दर्द होता है, लेकिन वो खुद को कंट्रोल करती है और कोई भी आवाज नहीं निकालती, क्योंकि अगर वो ऐसा करती तो मॉन्स्टर आ जाता। एमिली दर्द बर्दाश्त करती है और हिम्मत से काम लेकर अपने पांव को कील से ऊपर खींचती है। इसमें उसे बहुत दर्द होता है, लेकिन फिर भी वो चिल्लाती नहीं। एमिली जल्दी से बेसमेंट में जाती है और बाहर रेड लाइट ऑन कर देती है ताकि ईथन को इशारा मिल सके। इसके बाद वो जल्दी से बेसमेंट से बाहर जाने लगती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी है और मॉन्स्टर घर तक आ चुका होता है। एमिली दिमाग से काम लेती है और जल्दी से एक टाइमर घड़ी उठाकर उस पर टाइमर लगा देती है और खुद दूसरी जगह जाकर छुप जाती है। अब मॉन्स्टर भी नीचे बेसमेंट में आ जाता है और साथ ही एमिली को बेबी का दर्द होने लगता है। एमिली का दर्द बर्दाश्त से बाहर होने लगता है, लेकिन एमिली फिर भी किसी तरह खुद को कंट्रोल करती है। तभी टाइमर बजता है और मॉन्स्टर घड़ी की तरफ जाता है और मौका देखकर एमिली बेसमेंट से बाहर निकल जाती है, लेकिन वो घर से बाहर नहीं जा सकती क्योंकि बाहर एक और मॉन्स्टर होता है। एमिली जल्दी से अंदर भागती है और एक टब में बैठ जाती है। इसी बीच ईथन भी घर तक पहुंच जाता है और वो रेड लाइट्स देख लेता है। लाइट्स देखकर ईथन समझ जाता है एमिली की जान खतरे में है। उसे पता होता है अगर वो एमिली को बचाने गया तो दोनों मॉन्स्टर के हाथों मारे जाएंगे। इसीलिए वो दिमाग से काम लेता है और टिम को खेतों में जाकर रॉकेट्स जलाने को कहता है ताकि मॉन्स्टर का ध्यान भटकाया जा सके। टिम अकेला खेतों में जाने से डर रहा होता है, जिस पर ईथन कहता है, तुम्हारी माँ को तुम्हारी जरूरत है, अगर तुम खेतों में नहीं गए तो वो मारी जाएगी। अब यह सुनकर टिम को हिम्मत आती है और वो खेतों में रॉकेट जलाने चला जाता है। इसी बीच एमिली की डिलीवरी का टाइम आ जाता है और उसे बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है। वो चिल्लाना चाहती है, लेकिन चिल्ला नहीं पाती क्योंकि मॉन्स्टर करीब ही होता है और उसके रूम की तरफ आ रहा होता है। अब मॉन्स्टर एमिली के रूम में आ जाता है, लेकिन तभी टिम खेतों में रॉकेट्स जला देता है और आसमान में बहुत सारे रॉकेट्स फटते हैं और उन्हीं की आवाज सुनकर एमिली भी फाइनली जोर से चिल्ला देती है। बेथ भी रॉकेट्स देख लेती है और घर की तरफ जाने लगती है। कुछ ही देर में ईथन घर में एक गन के साथ आता है और आराम आराम से एमिली को ढूंढने लगता है। वो खून का पीछा करता है और देखता है टब में बहुत सारा खून है, लेकिन एमिली नहीं। यह देखकर ईथन को लगता है एमिली को भी मॉन्स्टर ने मार दिया है, इसीलिए वो दुख से टूट जाता है। लेकिन तभी साथ शीशे पर एक खून से सना हाथ आता है
ईथन देखता है एमिली जिंदा है और उसने इन हालातों में भी एक बेबी को जन्म दिया है। असल में जब एमिली चिल्लाई थी उससे पहले ही मॉन्स्टर रॉकेट्स की आवाज सुनकर चला गया था। अब ईथन एमिली को उठाता है और बेसमेंट की तरफ जाने लगता है, लेकिन तभी बेबी रोने लगता है। ईथन भागता है और जल्दी से बेसमेंट में जाकर ऊपर गद्दा कर देता है, जिससे वो मॉन्स्टर से बच जाता है। बेसमेंट में एमिली ईथन से बच्चों के बारे में पूछती है। ईथन कहता है वो खुद को संभाल लेंगे, वो बहुत समझदार हैं। एमिली कहती है काश मैं बोव को अपनी बाहों में उठा लेती तो शायद वो आज जिंदा होता। ईथन कहता है ऐसा मत सोचो, उसमें किसी की गलती नहीं थी। एमिली ईथन को कहती है मुझसे वादा करो, तुम सब बच्चों का ख्याल रखोगे और किसी को कुछ नहीं होने दोगे। इस पर ईथन भी वादा करता है। दूसरी तरफ टिम रॉकेट्स जलाने के बाद घर को जा रहा होता है, लेकिन तभी उसे कुछ आवाज आती है। टिम पूरी तरह डर जाता है और तेजी से झाड़ियों में भागने लगता है और ट्रैक्टर के टायर से टकराकर बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद बेथ वहां पर आती है और उसे टिम की फ्लैशलाइट जलती हुई दिखती है। जब वो उसे देख ही रही होती है तो एक मॉन्स्टर बेथ के पीछे आ जाता है, लेकिन बेथ को इसकी खबर नहीं होती क्योंकि वो बाहरी होती है। मॉन्स्टर आराम आराम से बेथ की तरफ बढ़ने लगता है और जैसे ही मॉन्स्टर बेथ के पास पहुंचता है, मॉन्स्टर के कानों में बहुत तेज दर्द होने लगता है और साथ ही बेथ की कान की मशीन की वजह से उसे भी बहुत तेज दर्द होने लगता है। मॉन्स्टर दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाता और वहां से भाग जाता है। जैसे ही मॉन्स्टर जाता है तो बेथ की कान की मशीन से दर्द होना बंद हो जाता है। इसके बाद बेथ फ्लैशलाइट की तरफ जाती है और तभी कोई उसका हाथ पकड़ लेता है और वो टिम होता है। इसके बाद दोनों अनाज की टंकी पर जाते हैं और आग लगा लेते हैं ताकि उनके फादर उन्हें ढूंढते हुए आ सकें। इसी बीच ईथन भी बच्चों को ढूंढने के लिए बेसमेंट से बाहर निकलता है, लेकिन वो यह नहीं देख पाता कि पानी तेजी से बेसमेंट में जा रहा है क्योंकि मॉन्स्टर ने पाइप तोड़ दिया होता है। कुछ देर बाद एमिली की पानी की आवाज से आंख खुलती है और वो देखती है पूरे बेसमेंट में पानी भर गया है और एक मॉन्स्टर सीधा उसके सामने है। ये देखकर वो बहुत डर जाती है क्योंकि बच्चा दरमियान में पड़े बॉक्स में था। एमिली आराम से पानी में उतरती है और बॉक्स की तरफ बढ़ने लगती है और उसी के साथ मॉन्स्टर भी पानी में घुस जाता है। एमिली बॉक्स के पास जाती है और आराम से बेबी को उठा लेती है और उसी पल मॉन्स्टर भी पानी से निकलता है। उसे देखकर एमिली बहुत डर जाती है क्योंकि बेबी अगर आवाज कर देता तो मॉन्स्टर उन दोनों को खत्म कर देता। एमिली आराम आराम से पीछे होती है और पानी के पीछे छुपकर खड़ी हो जाती है। इसी बीच बेथ को लगता है उसके पिता उसे ढूंढने नहीं आएंगे, इसलिए वो वहां से जाने लगती है। टिम उसे रोकने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन टंकी का दरवाजा खुल जाता है और टिम नीचे अनाज की टंकी में गिर जाता है। मॉन्स्टर भी यह आवाज सुन लेता है और एमिली को छोड़कर आवाज की तरफ चला जाता है, जिससे एमिली की जान बच जाती है। लेकिन अब टिम खतरे में फंस चुका था क्योंकि अनाज की टंकी एक दलदल की तरह थी और वो टिम को अपने अंदर खींच रही थी। उसे इस हालत में देखकर बेथ जल्दी से टंकी का दरवाजा नीचे फेंकती है और खुद भी नीचे जंप कर देती है। टिम जल्दी से दरवाजा को पकड़ लेता है और ऊपर आ जाता है, लेकिन बेथ का हाथ दरवाजा तक नहीं पहुंच पाता और वो अनाज के अंदर धंस जाती है। टिम हिम्मत नहीं हारता और जल्दी से अनाज के अंदर हाथ डालकर बेथ को पकड़ने की कोशिश करता है। किस्मत से वो बेथ का हाथ पकड़ लेता है और उसे खींचकर ऊपर ले आता है और दोनों दरवाजे पर चढ़कर बैठ जाते हैं। इसी बीच मॉन्स्टर उनकी तरफ तेजी से आ रहा होता है, जिसे ईथन देख लेता है और वो भी समझ जाता है बच्चे टंकी में हैं। मॉन्स्टर टंकी में जंप करता है, उसे देखता है बच्चे दरवाजे के नीचे छुप जाते हैं। मॉन्स्टर उन पर हमला कर पाता है उससे पहले ही उसके कान में फिर से दर्द होने लगता है और साथ ही बेथ की कान की मशीन में भी दर्द होने लगता है। मॉन्स्टर दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाता और वहां से भाग जाता है। इसके बाद दोनों टंकी से नीचे उतरते हैं और अपने फादर से मिलते हैं जो उन्हें ढूंढते हुए आ गया था। ईथन उन दोनों को गले से लगा लेता है और यह सब एमिली कैमरे के जरिए देख रही होती है। तभी ईथन को मॉन्स्टर की आवाज आती है। आवाज सुनते ही ईथन बच्चों को एक ट्रक में छुपने भेज देता है। बच्चे भागते हैं और ट्रक में बैठ जाते हैं, जबकि ईथन एक कुल्हाड़ी उठाता है और लड़ने के लिए तैयार होता है, लेकिन मॉन्स्टर उस पर ऊपर से हमला करके उसे पीछे फेंक देता है। ये देखकर टिम खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता और चिल्ला देता है। आवाज सुनते ही मॉन्स्टर उनकी तरफ बढ़ने लगता है। बेथ को फिर से कान की मशीन में दर्द होने लगता है, लेकिन इस बार वो एक बड़ी गलती करती है और मशीन को ऑफ कर देती है, जिससे मॉन्स्टर को दर्द नहीं होता और वो ट्रक पर हमला करने लगता है। ईथन समझ जाता है अब उसके बच्चों को बचाने का एक ही रास्ता है। वो इशारों में बेथ को कहता है, मैंने तुम्हें कभी भी बोव की मौत का जिम्मेदार नहीं माना और मैंने हमेशा तुमसे बहुत प्यार किया।
ये देखकर बेथ बहुत इमोशनल हो जाती है। एमिली भी यह सब देख रही होती है और तभी ईथन जोर से चिल्लाता है। मॉन्स्टर बच्चों को छोड़कर ईथन पर हमला करता है और टिम मौका देखकर तेजी से ट्रक चलाकर घर पहुंचता है। वहां पर एमिली उन दोनों को गले से लगा लेती है और सब ईथन की मौत की वजह से बहुत दुखी होते हैं। तभी एमिली को मॉन्स्टर दिखता है जो उनकी तरफ ही आ रहा होता है। एमिली जल्दी से दोनों बच्चों को लेकर बेसमेंट में चली जाती है। बेथ पहली बार बेसमेंट में आई होती है और वो जब देखती है कि उसके फादर उसकी कान की मशीन के लिए कितनी ज्यादा मेहनत करते थे तो वो बहुत इमोशनल हो जाती है। लेकिन तभी मॉन्स्टर बेसमेंट में आ जाता है। उसे देखते ही एमिली एक गन उठा लेती है। अब मॉन्स्टर उनकी तरफ बढ़ने लगता है। तभी बेथ की नजर अपने फादर की रिसर्च पर जाती है। उसे देखते ही वो अपने कान की मशीन ऑन करती है। मशीन जैसे ही ऑन होती है बेथ के कानों में बहुत तेज दर्द होने लगता है और उसके साथ ही मॉन्स्टर को भी बहुत दर्द होने लगता है। एमिली भी यह सब देख रही होती है। तभी बेथ की नजर सामने पड़े माइक पर पड़ती है। वो जल्दी से कान की मशीन उतारकर माइक के साथ लगाती है। माइक की आवाज और भी तेज होती है, इसलिए मॉन्स्टर और भी तड़पने लगता है और नीचे गिर जाता है। ये देखकर उन्हें लगता है मॉन्स्टर मर गया है, इसलिए बेथ मशीन को माइक से हटा लेती है। लेकिन तभी मॉन्स्टर फिर से उठता है और उन पर हमला कर देता है और जैसे ही वो अपना मुंह खोलता है एमिली उसमें एक गोली मार देती है, जिससे फाइनली मॉन्स्टर मारा जाता है। लेकिन एमिली देखती है गोली की आवाज से अब और दो मॉन्स्टर उनकी तरफ तेजी से आ रहे हैं। लेकिन एमिली अब डरती नहीं, क्योंकि उनके पास अब मॉन्स्टर को मारने का तरीका था। वो माइक की आवाज फुल तेज करते हैं और मॉन्स्टर को मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।